साल 2011। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, परिवर्तन। 34 साल से बंगाल पर राज कर रहे दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक महिला ढाल बनकर खड़ी थी। हवाई चप्पल, सफेद सूती साड़ी और आंखों में बंगाल को बदलने का जुनून। नाम था ममता बनर्जी, जिन्हें पूरा बंगाल प्यार से दीदी कहता था। लोगों को लगा कि अब बंगाल का खोया हुआ गौरव वापस आएगा, लेकिन आज उसी बंगाल की तस्वीर क्या है? कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश की रूह को कंपा कर रख दिया। एक ऐसा सरकारी अस्पताल जहां लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं, वो खुद ही एक खौफनाक अपराध का अड्डा बन गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि बंगाल की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और पूरा सरकारी सिस्टम किस कदर वेंटिलेटर पर आ चुके हैं। आखिर जो बंगाल कभी पूरे देश को रास्ता दिखाता था, वो आज ऐसे खौफनाक दौर में कैसे पहुंच गया? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक चश्मे के बंगाल के इस पतन की असली इनसाइड स्टोरी को समझेंगे। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक दौर था जब कहा जाता था, जो बंगाल आज सोचता है वो पूरा भारत कल सोचता है। अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता देश की राजधानी था। भारत का पहला रेलवे ट्रैक, पहली टेलीग्राफ लाइन, पहली मेट्रो, सब कुछ बंगाल से शुरू हुआ। आजादी के समय औद्योगिक उत्पादन के मामले में बंगाल पूरे देश में नंबर 1 था। जूट मिल्स, टेक्सटाइल, स्टील और चाय के बागान, बंगाल के पास वो सब कुछ था जो उसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब बना सकता था। देश विदेश के बड़े बड़े बिजनेसमैन कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहते थे। लेकिन फिर बंगाल की इस रीढ़ की हड्डी पर पहला वार हुआ, भारत का विभाजन। पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश अलग हो गया, जिससे जूट की खेती का इलाका वहां चला गया और सारी मिलें यहां रह गईं। लाखों शरणार्थी बंगाल आए, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। विभाजन के बाद बंगाल संभल ही रहा था कि साल 1977 में वहां लेफ्ट फ्रंट यानी कम्युनिस्टों की सरकार आई। ज्योति बसु के नेतृत्व में लेफ्ट ने शुरुआत में गरीबों और किसानों के लिए भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स तो किए, जो कि एक बेहतरीन कदम था। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जिसने बंगाल के उद्योगों को हमेशा के लिए मार दिया, उग्र यूनियनिज्म और हड़तालें। बातों बातों पर तालाबंदी, फैक्ट्रियों में हड़ताल और घेराव करना आम बात हो गई। ट्रेड यूनियनों का दबदबा इतना बढ़ गया कि कंपनियों के मालिकों को डराया धमकाया जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि बिड़ला, टाटा और गोयनका जैसे बड़े बिजनेस घरानों ने बंगाल से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। फैक्ट्रियां बंद होने लगीं और इसी दौर में जन्म हुआ एक नए शब्द का, सिंडिकेट। यानी किसी भी काम को करने के लिए स्थानीय पार्टी के लोगों को कट मनी या कमीशन देना जरूरी हो गया। 34 सालों के इस लाल शासन ने बंगाल को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया। साल 2006 में जब कम्युनिस्ट सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने सिंगूर में टाटा को नैनो कार की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दी। बंगाल के युवाओं के लिए यह उम्मीद की एक नई किरण थी। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने किसानों की जमीन के मुद्दे पर ऐसा उग्र आंदोलन खड़ा किया कि रतन टाटा को मजबूरन सिंगूर छोड़ना पड़ा और वो अपनी फैक्ट्री लेकर गुजरात चले गए। राजनीतिक रूप से तो ममता बनर्जी जीत गईं। साल 2011 में उन्होंने लेफ्ट को सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन आर्थिक रूप से बंगाल इस झटके से कभी उबर नहीं पाया। सिंगूर आंदोलन के बाद पूरे देश के उद्योगपतियों के बीच एक मैसेज चला गया कि बंगाल में बिजनेस करना सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के बाद कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जैसे कन्याश्री, जिससे जमीनी स्तर पर महिलाओं को बहुत मदद मिली। लेकिन लोक लुभावन योजनाओं से पेट तो भरा जा सकता है, रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता। उद्योगों के खत्म होने के बाद जो थोड़ी बहुत कसर बची थी, उसे बंगाल के सरकारी सिस्टम और भ्रष्टाचार ने पूरा कर दिया।
हाल के सालों में बंगाल में जो सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्ती में पेपर लीक और करोड़ों के घोटाले सामने आए हैं, उसने वहां के काबिल युवाओं के भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मेहनत करने वाले छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पैसे देकर नौकरी